गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में व्यक्तित्व के समायोजन के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के मापन के तरीके कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार के बारे में बात कर चुके हैं। आज व्यक्तित्व का समायोजन के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब समायोजन क्या है? समायोजन दो शब्द हो, समायोजन एक शब्द होता है, कुसमायोजन शब्द होता है। समायोजन कब होता है, कुसमायोजन कब होता है? तो व्यक्ति जब प्रसन्नचित्त होता है किसी भी वातावरण में, किसी भी कंडीशन में, अपने आप से ही अगर खुश होता है तो वह व्यक्ति उस वातावरण में समायोजित कर रहा है, कर लिया है। अगर वह अप्रसन्न दिखाई देता है तो उसको कोई ना कोई समस्या है, वह समस्या कुसमायोजन की होगी। वहाँ उस वातावरण में वह समायोजित नहीं हो पाता है, तो इसे हम कुसमायोजन कहेंगे। आपको हम ये भी बताए हैं क्लास में कि समायोजन का तरीका, समायोजन के करने के तरीका एक बुद्धि से संबंधित होता है। जिसके पास जितनी ज़्यादा बुद्धि होती है वह उस वातावरण में अच्छे से समायोजित कर लेता है। अब आगे देखिए लिखा क्या है। इसमें लिखा है कि जब व्यक्ति अप्रसन्न दिखाई देता है तो यह उसके व्यवहार का कुसमायोजन, यानी अप्रसन्न दिखाई देना कुसमायोजन, प्रसन्न दिखाई देना समायोजन। एक चीज़ याद रखना, कुसमायोजन कब होगा? जब व्यक्ति अप्रसन्न होगा, दुखमय बात होगी, दुखी होगा, कष्टदायक होगा, तो वह कुसमायोजन होगा। अगर वही प्रसन्नचित्त होगा, प्रफुल्लित होगा, आनंदमय होगा, तो वो समायोजित होता है। ये दोनों टर्म को अपने माइंड में रखे रहना। ठीक है, आगे इसके अब समायोजन को परिभाषा क्या है? परिभाषा अर्थ के रूप में हम देखा जाए तो वही बता दिए कि अगर व्यक्ति कोई प्रसन्न होता है तो वो समायोजित कर ले रहा है उस वातावरण के प्रति, या अप्रसन्न हो रहा है तो उस वातावरण के प्रति क्या है? कुसमायोजित हो रहा है। ठीक, प्रसन्न हो रहा है तो समायोजित, अप्रसन्न हो रहा है तो कुसमायोजित। ये एक लाइन में इसको हम अर्थ के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन इसका परिभाषा के बारे में बात करें तो गेट्स एवं अन्य के अनुसार समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलन स्थापित करता है, संतुलित संबंध स्थापित करता है। किसके बीच? वातावरण के बीच और अपने आप में। जहाँ पर वह रह रहा है वहाँ की वातावरण और अपने आप में एक संतुलन बन जाता है। अगर संतुलन बना पाता है तो समायोजन, अगर संतुलन नहीं बना पाता है तो कुसमायोजन। तो संतुलन बना पाता है तो उसके व्यवहार में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा संतुलन बनाने के लिए। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? समायोजन कह रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, एक संबंध, संतुलन संबंध अगर है तो समायोजन, यहीं पर असंतुलन आ जाएगा तो कुसमायोजन। ठीक, अब कुसमायोजन क्या है, समायोजन क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या है कि वो अपने और अपने पर्यावरण के बीच जो संबंध स्थापित करता है, अपने आप को वहाँ पर ढालने के लिए, उस वातावरण के प्रति हो सकता है। आप लोग किसी संस्था में जब पहली बार जाते हैं तो आपको अपने खुद पर रियलाइज़ करिए, क्या उस टाइम पर जब पहली बार आप गए हैं तो उस कंडीशन में आपको वहाँ का वातावरण कैसा लगा, और ऑलरेडी 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद वहाँ का वातावरण कैसा लगा। आपको वहाँ के पहली बार जब गए तो वहाँ के वातावरण, वहाँ के अध्यापक, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के पर्यावरण, सब इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको समायोजित होना है। प्रथम टाइम में आप उसके प्रति कुसमायोजित है, लेकिन धीरे धीरे करके ये समायोजन अपने आप में ढाल लेते हैं। अगर समायोजन कर लेते हैं तो आपको सीखने की प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी, वहाँ पर रहने के लिए आदत बन जाएगी। वो सब कुछ आपको अच्छा लगेगा, जो आपको बुरा लग रहा था सब कुछ अच्छा लगेगा अगर समायोजन हो गया है तो। असमायोजन अपने आप में भी होता है, एक दूसरे के बीच होता है और अपने आप में भी होता है। ये लंबा टॉपिक है। अगर आपको इससे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपके लेवल के लिए, तो हम आगे इसके टाइप के बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद है, इसको 2 प्रकार के
बांटा गया है। ठीक, इसमें लिखा है गया, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि व्यक्ति स्व विकास के लिए प्रेरकों की सहायता से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त होता है। अब वही बात है कि अगर आप कुसमायोजित है या समायोजित हो रहे हैं तो विजय प्राप्त होगा। जैसे परिस्थिति आप के साथ बन रही है, आप उसको समायोजन कर रहे हैं, अनुकूलन कर रहे हैं, समायोजित कर ले रहे हैं, तो आप उसके परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ले रहे हैं। नहीं तो आप हार जाएंगे, वहाँ पर टूट जाएंगे, प्रसन्न नहीं रहेंगे, छोड़ देंगे संस्था को। ऐसे बहुत सारे हैं, आर्मी वाले हैं, नहीं समायोजित नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं बीच में ही, बीटीसी में ही है, बीएड में ही है, कोई भी नहीं समझ पाते हैं, नहीं एडजस्ट कर पाते हैं तो छोड़ देते हैं। ठीक, अब ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार के बारे में बात करें तो यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड अप्रत्यक्ष विधि। यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष विधि है। अब देखिए प्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि वह विधि मानी जाती है जिनमें चेतना अवस्था में जानबूझ करके हम समायोजित करते हैं और इसमें तर्क वितर्क करते हैं। इसमें हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी तर्क करने की क्षमता इस पर मेहरबान होते हैं, या कह सकते हैं इसी का मेन कारण होता है तर्क। हम तर्क कब करेंगे? जब चेतना अवस्था में रहेंगे। अचेतन अवस्था में रहेंगे तो हम तर्क नहीं करते हैं, तो चेतना अवस्था में जब वहाँ रहेंगे हम तो तर्क रहेंगे। जब प्रत्यक्ष रूप से हमको अपने काम को करना है तो वो ऐसे विधि को हो, ऐसे समायोजन को हम प्रत्यक्ष समायोजन कहते हैं। ठीक, देखिए ये कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष विधियाँ हैं। डायरेक्ट मेथड है, जब व्यक्ति चेतना अवस्था में रहकर समायोजन को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करता है तो वे प्रयत्न प्रत्यक्ष विधियाँ के अंतर्गत आते हैं। जितने भी प्रयत्न सचेतन मन में रहता है तो कोई समायोजन होना चाह रहा है तो अपने तर्क का विकास करता है, अपने बुद्धि का उपयोग करता है, विवेक का उपयोग करता है। देखिए तर्क विवेक सब बुद्धि का के सहारा लेता है और उसको प्रति सहायकता के वो अपने आप को समायोजित करता है, संस्था को समायोजित करता है अपने आप में भी और उस पर्यावरण के भी प्रति सहायता लेता है। अब उसके बाद वो समायोजित कर लेता है। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस इतना याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष विधि में आप सचेतन मन में रहेंगे और आप तर्क वितर्क करके ही वातावरण के प्रति सहज रहेंगे, संवेदनशील रहेंगे। कष्ट होगा तो आप उसको तर्क वितर्क करने के बाद आप उसको परिस्थिति से इन्वॉल्व करके आप उसके समाधान करेंगे। ठीक, अब वहीं अप्रत्यक्ष रूप में बात करें। अप्रत्यक्ष रूप में ये क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड में यह मानसिक जो है, ये जो असंतुलन हमारे मन में आएगा ये चेतन मन में नहीं अचेतन मन से होगा। देखिए इसमें लिखा क्या है? इसमें है कि डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए व्यक्ति अचेतन क्रियाओं का भी सहायता लेता है। अतः अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें अचेतन रूप से अपनाता है। अप्रत्यक्ष विधियाँ आती हैं, वह जानबूझ करके नहीं बल्कि ऐसे ही अपना लेता है। वह जानता नहीं है, बचने के लिए कोई भी बात बोल देता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, वो मेरे लायक नहीं है। जब नहीं प्राप्त कर पाओगे तो उसमें कमियां हम ढूंढ लेते हैं। बहुत सारे हैं, इससे अचेतन मन के भी कई विधियां हैं, सचेतन मन के भी वही कई विधियां हैं, डायरेक्ट मेथड के भी कई विधियां हैं, लेकिन उसमें हम यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किए हैं। आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। बस अचेतन मन में जब रहेगा तो अप्रत्यक्ष विधियाँ आएगी, सचेतन मन रहेगा तो प्रत्यक्ष विधियाँ आएगी। प्रत्यक्ष विधि कब आएगी? जब आप तर्क वितर्क करेंगे, अपने विवेक से कोई समस्या का समाधान करेंगे, तब क्या होगा? प्रत्यक्ष मेथड में आएगा समायोजन। और अप्रत्यक्ष में अब विवेक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये धीरे धीरे अचेतन मन में ही चला जाता है। अचेतन मन उसको समाहित करता है, अचेतन मन भी इस प्रक्रिया को लागू करता है। ठीक, ये चीज़ बस याद रखना। 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के मेथड है। अब इसमें आपको एक नंबर के में कहीं क्वेश्चन पूछ जाता है कि इसलिए हम इसको चर्चा करेंगे। क्या है कि अचेतन मन में इनडायरेक्ट मेथड कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के हैं इसके। ये है क्या? जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आ जाता है सब्लिमेशन क्या है, उदात्तीकरण क्या है। ये 1 नंबर में उदात्तीकरण किससे संबंधित, या तो फिर आ जाएगा कुसमायोजन की विधियाँ लिखो, तो 2 नाम लिखो, कुसमायोजन के 2 मेथड लिखो, या इसी को
रक्षा युक्ति कहते हैं। 2 रक्षा युक्ति के नाम लिखो। 2 रक्षा युक्ति कौन कौन से है? सब्लिमेशन आ गया यहाँ पर, एक सब्लिमेशन हो जाएगा, रेशनलाइजेशन हो जाएगी, जो अभी हम पढ़ाएंगे ये रक्षा युक्ति है। चलिए ठीक है। रक्षा युक्ति क्या होती है? रक्षा युक्ति होती है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को बचाना, समाज में, समाज के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने आप के प्रति बचा लो अपने आप को। तो ये सब रक्षा युक्तियाँ हैं। जैसे आप इसको आगे बढ़ेंगे, समझेंगे, तब समझ में आ जाएगा। शोधन, इसी के नाम से को शोधन भी कहते हैं, उदातीकरण भी कहते हैं। इसको याद रखना, सब्लिमेशन, शोधन, ये सब क्या है? ये एक क्या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई बच्चा शोधन, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा रक्षा युक्ति, रिसर्च या क्रिएशन या सृजनात्मकता किस में ज़्यादा आता है? तो शोधन में आता है। नाम से ही ऐसे शोध किया जाता है। इसमें शोध कैसे किया जाता है? अगर कोई समाज में ऐसा बालक है जो बहुत उदंड टाइप का है, मारपीट करने वाला होता है, उपद्रवी टाइप का है, उसके पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है, किसी को कुछ बात समझता नहीं, किसी को भी ठोक देता है, तो समाज उसको क्या करेगा? उसको पिटाई करेगा। लेकिन उसका समाज अगर यहाँ पर शोधन करे तो उसकी ऊर्जा का एक सही डायरेक्शन दिया जाए। सही डायरेक्शन दिया जाए मतलब उसकी ऊर्जा को, जैसे को मिलिट्री में करवा दिया जाए, मिलिट्री में करवा दिया जाए, आर्मी में करवा दिया जाए, मुक्केबाजी में करवा दिया जाए, पहलवान बनवा दिया जाए, तो क्या होगा? वह उसकी सारी ऊर्जा क्या एक सही डायरेक्शन मिल जाएगा, जिसको समाज उसको स्वीकार करेगी। तो वह उदातीकरण होता है, वो शोधन होता है, वो सब्लिमेशन होता है। दूसरे अर्थ में समझे, अगर एक विधवा औरत के मन में यह जागृत हुआ कि मुझे बच्चा चाहिए, तो सब ये पॉसिबल है? समाज इसको मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन इसकी मातृत्व जागी है कि नहीं, मुझे बच्चा चाहिए, तब समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वह पर्सन, वह विधवा औरत ऐसा काम कर सकती है कि वह कहीं प्राइमरी लेवल पर, आंगनवाड़ी में किसी बच्चे को जाकर के पढ़ाए, ट्यूशन पढ़ाए, कोई भी कहीं पर भी पढ़ाए, अपने आप को, उस बच्चे को अपना समझे। 2, 4, 5, 10 बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, और उससे उसका क्या होगा? टाइम पास भी हो जाएगा बच्चे के प्रति, और उसको अपना भी महत्व, अपना भी काम हो जाएगा। मेरे पास बच्चे हैं, उस बच्चे के भी माता भी मिल सकती है, एक प्यार मिल सकता है। तो ये शोधन है कि एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें समाज नकारात्मक, सामाजिक रूप से नकारात्मक हो, लेकिन शोधन के प्रति उसको सकारात्मक रूप दिया जाए। ये उदातीकरण होता है। देखिए इसमें लिखा क्या है? शोधन अचेतन मन में, अब जितना भी बात आएगा अचेतन मन की ही बात आएगी, जितनी भी रक्षा युक्तियाँ हैं अचेतन मन की ही बात आती है। ठीक, अचेतन मन में वह मानसिक प्रक्रिया कौन सी मानसिक है? माँ बनने की मानसिक प्रक्रिया, उनके अंदर व्यक्ति की मूल संवेदक शक्ति, आवश्यकताएं आदि की, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है। जो भी आवश्यकता थी, जो भी समाज को स्वीकार नहीं था, लेकिन उसे कृत्रिम पक्ष की ओर मोड़ दिया जाता है। दूसरे सकारात्मक रूप दिया जाए, उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लिया जाए, उसे समाज द्वारा स्वीकार कर दिया जाए। जैसे ज़्यादा लड़ाई करने वाले बालक पहलवान बन जाए या मुक्केबाजी बन जाए, युद्ध में समर्पित हो जाए, तो उसका अब वही है कि लड़ाई कर रहा था हमारे पड़ोस में, तो हम लोग गाली देते थे। अगर वही लड़ाई बॉर्डर पर कर रहा है तो भाई देश की रक्षा कर रहा है, काम वही कर रहा है, लेकिन सकारात्मक रूप दे दिया गया उसको। ठीक, और माँ का भी एक उदाहरण मैंने आपको बताया। ठीक, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, एक उदाहरण दे दो, आप समझ जाएंगे इसको। अब इसी के आगे है नेक्स्ट, पृथक्करण, विलोपन, विथड्रॉल। ये क्या होता है? अलग करना। इसका मतलब यह है पृथक्करण, अपने आप को उस स्थान से अलग कर। जैसे होता है ना, जब, अब तो नहीं होता है, पहले एक समय में जब यूपी बोर्ड परीक्षा होती थी और रिजल्ट आता था, तो जिस भी रिजल्ट आने वाला होता है, सब लोग जिसका रिजल्ट आने वाला होता था, उस दिन सब लोग अपना अपना अपने से अलग रखते थे कि भैया हमारा पास होगा, फेल होगा, डर लगता था सबको। और जिसका कि देख लीजिए पास है तो चलो ठीक है, उस ग्रुप में रहेगा। जो फेल हो जाता था उससे अपने आप को अलग कर लेता था। तो यही प्रक्रिया को क्या है? पृथक्करण हो जाता है, पृथक्करण कर लेते हैं अपने आप को संतुष्टि के लिए। उस समाज में रहेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी,
हम अलग रहेंगे, हम किसी को देखेंगे नहीं, हम किसी को सुनेंगे नहीं, हम किसी के पास नहीं रहेंगे, अपने आप में ही दुख रहेंगे, वो अचेतन मन की बात आ जाएगी। देखिए क्या होता है, इसमें लिखा क्या है, दुख या, इसमें लिखा क्या है, दुख या कष्ट आने पर व्यक्ति स्वयं को उससे अलग कर लेता है, किसी उस समाज के प्रति, अपने जहाँ पर भी संस्था में रह रहा है उससे अलग करने लगता है, वहाँ पर भागने की कोशिश करता है। ऐसे व्यवहार को पलायनवादी व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। ये व्यवहार समाज विरोधी होते हैं, जैसे परीक्षा में असफल होने पर भय, ये अलग छिप जाना, ये सब क्या है, ये सब मतलब पृथक कर, अलग कर लेते हैं, पलायन कर देते हैं, विलोपित, छुप जाते हैं। तो ये प्रक्रिया है पृथक्करण की, ये भी समायोजन की एक युक्ति है, रक्षा युक्ति है। अब आगे प्रतिगमन, रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन का मतलब होता है कि बाल्यावस्था में आ जाना, पूर्व अवस्था में आना, युवावस्था है किशोरावस्था में आना, किशोरावस्था है बाल्यावस्था में आ जाना, अपने को बच्चा समझ आना, बच्चा को, अपने आप को बच्चा समझ लेना, ऐसे व्यवहार करना कि बच्चे हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, रिग्रेशन कर रहे हैं। जैसे जीवन की समस्या के समाधान के लिए बाल्यावस्था में लौटने की प्रवृत्ति होती है। बाल्यावस्था में लौटने की प्रवृत्ति होती है मतलब छोटे बच्चे बन जाते हैं, अपने से छोटे के साथ कार्य करने लगते हैं। अपने से छोटे अवस्था में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसे काम करने लगते हैं। इस एग्जाम्पल के रूप में आता है एग्जाम में, एक किशोरावस्था का बालक अपने घुटने के बगल चल रहा है, वो कौन सी युक्ति है, तो प्रतिगमन है, रिग्रेशन है। घुटने के बगल कौन करता है, शैशवावस्था का बालक करता है, तो वहाँ किशोरावस्था के बालक से कहाँ जा कि शैशवावस्था में चला गया, रिग्रेशन है। अंगूठा चूसना, बिस्तर पर पेशाब कर देना, ये रिग्रेशन के प्रति आता है। ऐसे व्यवहार करना रिग्रेशन के प्रति आता है, बिस्तर पर पेशाब कर लेना। बड़े लोग भी होते हैं बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, तो उसका रिग्रेशन होता है, उसका अचेतन मन की बात आती है। अचेतन मन में रहते हैं जो बिस्तर गीला कर देते हैं। और एक बुजुर्ग व्यक्ति है और आइसक्रीम की मांग कर रहा है और जिद कर रहा है, ईड कर रहा है, उसके अंदर ईडी जो हमने बताया था पर्सनालिटी में। तो इस समय रिग्रेशन कर रहा है, जिद करना क्या कर रहा है, जो बड़े बुजुर्ग लोग तो वो जिद करेंगे, उसको जिद करेंगे तो रिग्रेशन कर रहे हैं। आइसक्रीम, दांत है नहीं, आइसक्रीम की बात कर रहे हो, तो ये जिद कर रहे हैं ना कि मुझे आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, ये रिग्रेशन, छोटे बच्चे के व्यवहार है यह, तो इसे रिग्रेशन कहा जाता है इसे। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका यौक्तिकीकरण, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अपने से छोटे बच्चों जैसे व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा भी अंगूठा चूसना होता है, बिस्तर पर पेशाब करना, बिस्तर गीला कर देना, बुजुर्ग व्यक्ति में ईद की भावना आ जाना, बुजुर्ग व्यक्ति को ज़बरदस्ती कोई काम को करवाना, बुजुर्ग व्यक्ति में जिद का आ जाना, ऐसे सब क्वेश्चन आते रहते हैं अपर लेवल पे, इसको थोड़ा ध्यान देना। और रेशनलाइजेशन क्या होता है, यौक्तिकीकरण क्या होता है, यह ऐसा ये रक्षा युक्ति है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, ऐसे जो हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस लक्ष्य को हम प्राप्त ना कर पाएँ तो फिर कहते हैं कि यार मैं जहाँ पर हूँ वहीं सही हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ, या वो मेरे लायक नहीं है, उससे अच्छा तो मेरा यही चीज़ है। मैं IAS के बनना चाह रहा हूँ लेकिन मैं प्राइमरी के टीचर बन रहा हूँ। अरे तब मेरे मन में क्या आएगा, अरे छोड़ो जाने दो, मैं समाज सेवा यहाँ पर भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर कौन इतना ज़्यादा IAS PCS बनेगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या बहुत ज़्यादा हम बन भी जाते हैं तो अपने घर पर नहीं रह पाएंगे। तो अपने आप को संतुष्टि करना कि चलो यार ठीक है, जो भी है मेरा यही सही है। अब इसमें देखो लिखा क्या है, इस युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरक को दोषी ठहराता है। वास्तविक प्रेरक क्या है, वो IAS बनना चाह रहा है, उसके अंदर है, लेकिन उसको छिपाकर दोषी ठहरा रहा है। किसको, अब उसको IAS
पद को कि वह अपने घर पर नहीं रह पाते हैं, बहुत सारा जिम्मेदारी होती है और जिम्मेदारी से खुद भाग रहे हैं कि नहीं मैं प्राइमरी के लिए सही हूँ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। ठीक, आगे क्या है, इस प्रकार व्यक्ति की क्षमता का कोई दोष नहीं माना जाता। जैसे अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे हैं, बहाने बनाना, अनुचित बात को उचित स्थापित करना, नौकरी अब उसके योग्य नहीं आदि। देखो ये सब चीज़ है जो एग्जाम्पल में आते हैं। अंगूर खट्टे हैं किससे संबंधित है, क्या रक्षा युक्ति है, कौन सी रक्षा युक्ति है, रेशनलाइजेशन युक्तिकीकरण की रक्षा युक्ति है। इसके एक लाइन में अंगूर खट्टे हैं, हम वहाँ पर जब वो कहावत है ना अंगूर खट्टे हैं लोमड़ी का, जब उसको प्राप्त करना चाह रही है उछल बार बार उसको प्राप्त करना चाह रही है अंगूर को, लेकिन वो नहीं पाती है, तो फिर कहती है कि हाँ अंगूर खट्टे हैं मुझे नहीं चाहिए। वो चख ली क्या? नहीं, लेकिन उसके विचार में क्या, जब वो नहीं पा रही है तो अपने आप को बचाने के लिए अपना रक्षा युक्ति कर रही है क्या, कि वह खट्टा है मुझे नहीं चाहिए। ठीक, ये और नींबू मीठे हैं मतलब हम ऐसी परिस्थिति में हैं, हमारे झोपड़ी ही हो, मैं बिल्डिंग की आशा कर रहा हूँ, बिल्डिंग में कौन रहना चाह रहा है, कोई नहीं रहेगा, मेरा झोपड़ी है, मेरे सुकून की ज़िंदगी मैं यही हूँ, मेरा यही बहुत अच्छा है। ये क्या है, मेरा ये झोपड़ी ही बहुत अच्छा है, और ये बिल्डिंग में कौन रहना चाहेगा, बिल्डिंग में गर्मी लगती है, बिल्डिंग ऊँचे लोगों के लिए हो, ऊँचे लोग व्यवहार अच्छे नहीं करते हैं, मेरा यही सुकून वाली ज़िंदगी है, यही मेरे झोपड़ी ही। ये क्या है, मेरा नींबू जो है ना वो मीठा है, मेरा झोपड़ी ही है जो बहुत सुकून है। यह चीज़ अब बताने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे शब्द अगर आपको आए तो यहाँ पर यौक्तिकीकरण होता है, रेशनलाइजेशन होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट है रिप्रेशन, दमन क्या होता है, यदि व्यक्ति की चिंता को समाप्त करने के लिए दमन का प्रयोग करते हैं और उससे छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, दमन में क्या है कि इसमें बिना जानबूझ करके, हम ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ ऐसे हम जानबूझ करके किसी चीज़ को हम छिपा ले अपने अंदर, तो वह समन के अंतर्गत आएगा। लेकिन हमें एक होता है ना कि समय हर मर्ज की दवा है, समय हर मर्ज का मलहम है, दवा है। समय के साथ सब भूल जाते हैं, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, तो यह दमन के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें लिखा क्या है कि कुछ व्यक्ति चिंता को समाप्त करने के लिए दमन का प्रयोग करते हैं और उससे छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। दमन हर लोगों में होता है, ये रक्षा युक्ति हर लोगों में होता है। हम इसको जानबूझ करके नहीं करते हैं, लिखा है बिना जानबूझ करके। दुखदायी विचार या घटना अचेतन मन में डाल देना, भूल जाना ही दमन की प्रक्रिया है। कोई ऐसी घटना घट जाती है आपके परिवार के साथ, मम्मी पापा भाई बहन किसी के साथ, एक्सीडेंटल हो सकता है या कोई बात हो सकती है, कोई विवाद हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत ही दुख लगेगा कि यहाँ वो नहीं रहे मेरे बीच, या कैसे झगड़ा हो गया। लेकिन क्या धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वह चीज़ नॉर्मल होती जाती है। वो अनजाने में होती है, वो जानबूझ करके नहीं हो रहा है, धीरे धीरे अपने आप परिस्थिति आती है, ढलता जाता है। इस प्रक्रिया को हम दमन कहते हैं। और यही चीज़ अगर हम जानबूझ करके करेंगे, जानबूझ करके हम उसको भूलना चाह रहे हैं, किसी बातों को भूलना चाह रहे हैं, जानबूझ करके उससे दूर भागना चाह रहे हैं, तो समन आएगा, तो वहाँ पर समन आएगा, समन आगे होगा। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है रेशनलाइजेशन, देख लेना, माइंड में रखना। और एक प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, ये अपने माइंड में रखना। प्रोजेक्शन क्या होता है, स्वयं की कमी या दोष का आरोपण दूसरे व्यक्ति विशेष या परिस्थिति विशेष पर सौंप देना। स्वयं का दोष दूसरे पर सौंप देना। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये सब क्या है, प्रोजेक्शन है। अपनी गलती हम दूसरे पर सौंप रहे हैं। देखो वहाँ पर रेशनलाइजेशन में क्या होता था, हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे थे तब हम उसको रिजेक्ट करते थे। यहाँ पर हमारी कमी है, हम दूसरे पर सौंप दे रहे हैं, किसी विशेष परिस्थिति में कुछ सौंप दे। क्रिकेट हार गए, बारिश हो गई थी, उस विपक्षी पार्टी इतना रंग बनाए, उसके समय बारिश नहीं हो पाई थी, मेरे समय बारिश हो गई थी,
फर्स्ट राउंड में मैं खेला तो ओस बहुत ज़्यादा थे, जिसके कारण से गेंद बहुत कम जंप कर रही थी। हैं, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, इसका मतलब आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे। अपने काम हम खुद गलती है, लेकिन अपने काम को हम प्रोजेक्शन फेंक देते हैं किसी और के ऊपर। फेंकना, प्रोजेक्शन का मतलब फेंकना होता है, तो हम किसी और के ऊपर फेंक देते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जैसे गेंद अच्छी नहीं थी, पेपर कोर्स से बाहर आ गया था, नोट्स जो में हम जो पढ़े थे वो आया ही नहीं, इंपॉर्टेंट जो सर ने बताए थे वो एग्जाम में आया ही नहीं। ऐसे जब आते हैं, बहाना बनाते हैं, तो प्रोजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। सर मैं सब कुछ लिखा, जैसे आप पढ़ाए थे वैसे सब मैं लिखा था, लेकिन पता नहीं कैसे एग्जाम नंबर कम कर दिए, फेल कर दिए। कोई ना कोई प्रॉब्लम हो तो क्या है, ये प्रोजेक्शन अपने आप को बचाव है। आप लोग अभी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़िए, अच्छा अंक पाइए। अच्छा अंक नहीं पाएंगे तो यही सब लोग कहेंगे कि हमने तो अच्छा सा लिखा था, लेकिन पता नहीं कैसे फेल हो गया, या जो आपने पढ़ा है वो नहीं आया। देखिए कहेंगे तो उसमें आप स्क्रूटनी डालो, वगैरह वगैरह करो। अगर बढ़ जाता है तो ठीक है, नहीं बढ़ता है तो आप प्रोजेक्शन ही है। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया होगा, आशा करते हैं। ये रक्षा युक्ति समझ में आया। रक्षा युक्ति क्या है? अपने आप को बचाना। एक अचेतन मन में जो भी बात रहे सचेतन या चेतन मन में, उससे अपने आप को बचा लेना ही रक्षा युक्ति होता है। तो ये 4-5 प्रकार के मैंने रक्षा युक्ति बताया। अगर एग्जाम में आए कि 2 रक्षा युक्ति के नाम लिखो, तो आप इसमें से 2-3 जो मैं बताया उसमें से कोई भी लिख देना। एक प्रोजेक्शन लिख देना, एक रेशनलाइजेशन। 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, जान लेना जरूरी। और फिर जब समय मिलता जाएगा, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो वो सब माइंड में आता जाएगा। लेकिन प्रोजेक्शन और रेशनलाइजेशन यानी प्रक्षेपण और यौक्तिकीकरण आपके मन में रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ओके, बाय।